फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो बाकी के चैप्टर्स भी वो है आपको समझ में आने लगेंगे। और इस वीडियो के एंड में कुछ पीवाईक्यू दे रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपने उसको कर लिया तो मैं मान लूंगा कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। तो इसमें जो रेस्ट है, रेस्ट का मतलब होता है पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि हम किसी जगह पे बैठ जाएंगे, किसी पॉइंट पे बैठ जाएंगे किसी जगह पे, और वहां से देखेंगे कि वो चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो मूव कर रही है तो हम बोलेंगे वो रेस्ट में नहीं है, लेकिन अगर मूव नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे वो रेस्ट में है। तो पोजीशन अगर चेंज ना हो तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट। देन उसके बाद मोशन जो होता है वो उसमें पोजीशन चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, टाइम के साथ पोजीशन चेंज वाली चीज नहीं है, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए आप अगर किसी बस में बैठे हुए हैं, ये अगर कोई बस है, आप किसी बस में बैठे हुए हैं और ये बाहर आपका दोस्त है, तो इसके लिए जो आप अंदर बैठे हुए हैं, आप अंदर बैठे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप तो चल रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बस जो है वो रेस्ट में है, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट है कि आप बस के अंदर हो, जबकि इसके अकॉर्डिंग बस मूव कर रही है, यानी कि बस मोशन में है। तो ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है रेस्ट और मोशन। तो ये रिलेटिव होता है, रिलेटिव यानी कि हम कहाँ बैठे हैं, किस रेफरेंस पॉइंट पे बैठे हैं वो डिपेंड करता है, वहां पे कहाँ बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को हम ये बोल देंगे कि एब्सोल्यूट मोशन में या एब्सोल्यूट रेस्ट में है। जैसे हम धरती पे रहते हैं तो धरती हमारे लिए रेस्ट में है, बट अगर हम स्पेस में जाकर के देखें तो हमारी धरती ही मोशन में हो जाएगी। मोशन में इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया, इसीलिए। देन उसके बाद अगला है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। किसी भी चीज को मेजर करते हैं ना, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, ये इसकी एसआई यूनिट है, आपको याद रखनी है। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, इसको हम मेजर करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होते हैं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ नंबर्स होते हैं, सिर्फ कितनी क्वांटिटी है वो होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 5 मीटर दाईं तरफ, 5 मीटर बाईं तरफ, 5 मीटर मतलब 5 मीटर। अगर मैं लेकिन ये बोलूं 5 मीटर दाईं तरफ, यानी मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूं, 5 मीटर नॉर्थ साइड यानी डायरेक्शन भी बता रहा हूं, तो अगर मैं डायरेक्शन भी बताने लग जाऊं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब ये आपको याद रखना है। देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आता है, स्पीड, स्पीड आता है, डिस्टेंस आता है, मास, वॉल्यूम। अच्छा स्पीड को हम ऐसे मेजर करते हैं क्या, 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, ऐसे नहीं होता, तो 5 मीटर पर सेकंड ही होता है। डिस्टेंस, क्या मैंने ये कभी बोला कि मैं 5 मीटर उत्तर दिशा की तरफ चल गया, मैंने ये ज्यादातर बोला नहीं है। अगर मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, सिर्फ मैंने ये बोला कि मैं 5 मीटर चलाऊं, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी। देन उसके बाद मास, क्या मैंने ये बोला कि मैंने 5 किलो ऊपर का मास उठाया, नहीं, हमने बोला 5 किलो मास उठाया बस। वॉल्यूम, क्या मैं ये बोलता हूं कि 5 लीटर पानी नॉर्थ की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम नहीं बोलते, डायरेक्शन के साथ हम नहीं बोलते हैं, वॉल्यूम को ऐसे नहीं बोलते। टाइम, क्या मैं ये बोलता हूं कि नॉर्थ की तरफ 5 सेकंड और वेस्ट की तरफ 5 सेकंड अलग अलग होता है, अरे 5 सेकंड तो 5 सेकंड होगा ना, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, कोई सा भी डायरेक्शन हो, नॉर्थ साउथ वेस्ट कौन सा भी हो, लेकिन टाइम तो टाइम वैसा का वैसा ही रहेगा ना, सेकंड, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर, यानी कि कितना गर्म है वो, क्या ये भी डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल इन द सेंस क्या इसकी दिशा होती है, क्या किसी एक दिशा में टेम्परेचर लग रहा होता है, नहीं। वर्क, कार्य, कार्य भी किसी एक दिशा में नहीं हो रहा होता, एनर्जी होती है पूरी जगह होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, करंट की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये सारे के सारे स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब स्केलर क्वांटिटी में आते हैं, आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। देन उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी में क्या होता है, अगर स्पीड विद डिस्टेंस आ जाए तो मैं बोलूंगा उसको वेलोसिटी। फोर्स, फोर्स तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि फोर्स कहाँ लग रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ इस तरह से फोर्स लगाया तो कुछ और हो, इसका इफेक्ट कुछ हो रहेगा, मान लीजिए उठ गया, लेकिन अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो इसका इफेक्ट कुछ हो रहेगा, ये दब जाएगा। तो दोनों की अगर फोर्स सेम लगाऊं बट डायरेक्शन चेंज कर दूं तो उसका इफेक्ट भी अलग अलग आएगा। मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि देखिए फोर्स को हम दर्शाते हैं, वेलोसिटी को v से, फोर्स को f से, मोमेंटम को p से। तो p जो है उसका फॉर्मूला होता है p बराबर mv, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p बराबर mv। तो ये जो होता है ये भी डायरेक्शनल होता है, इसकी भी डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है।
देन उसके बाद एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम दर्शाते हैं एस से, जबकि एक्सेलरेशन को हम दर्शाते हैं ए से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो अगर हम इसका हिंदी वर्ड देखें ना तो हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है, यानी कि कोई चीज अपनी जगह से कितना हटी उसे कहते हैं विस्थापन। जबकि डिस्टेंस होता है दूरी, कि कितना चला। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बंदा यहाँ से 4 मीटर चला और उसके बाद यहाँ से ये 5 मीटर चला, तो जो एक्चुअल में ये चला है ना, जो इसका एक्चुअल पाथ है वो तो इसकी दूरी हो गई। वो तो यही बोलेगा ना कि मैं 4 + 5 9 मीटर चला हूं। बट अगर कोई पूछे कि भाई तू कितना खिसका है अपनी जगह से, हाँ खिसका इसको बोल सकते हैं विस्थापन को, कि कितना खिसका है एक्चुअल में। तो यहां से यहां तक खिसका है, ऐसा नहीं कि यहां से यहां खिसका है। सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो देखी जाएगी उसके बीच में, जहां से शुरू किया था और जहां खत्म किया उसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस देखी जाएगी उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे कम दूरी जो कि शुरुआत और एंड में होगी उसके बीच की दूरी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कोई वैल्यू आ गई, मान लीजिए ये 8 आ गई। अगर हम इसको निकाले तो मान लीजिए 8 आ गई, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एक्चुअल में 3 आएगा, मान लीजिए 8 आ गई, तो वो हो जाएगा उसका एक्चुअल में उसका डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 9 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क पता होना चाहिए। देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। जैसे अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं ए से शुरू करूं और बी पे खत्म करूं, तो एक्चुअल में मैंने ये वाली पाथ चली है, तो ये जो एक्चुअल पाथ है इसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस, दूरी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सी होगी, ये वाली? नहीं। क्या ये वाली शॉर्टेस्ट होगी? नहीं। क्या ये वाली शॉर्टेस्ट होगी? हाँ। तो ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब अगर कोई चीज चली है तो ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस चलने पर भी 0 हो जाए, नहीं। या ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस माइनस में चले जाए, कि मैं -5 मीटर चल के आया हूं, ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में ये पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 भी हो सकता है। अब 0 कैसे? भाई मान लो आपने शुरू करा कहीं से और घूम फिर के टिनिंग 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 वहीं आ गए। देन उसके बाद जब आप घूम के वहीं आ गए हो, कैसे भी आए लेकिन घूम के तो वहीं आए ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 है ना, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाता है। देन उसके बाद जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। अगर मान लो कोई भी चीज है वो अगर सीधा सीधा चल रही है, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक चलिए सीधा, तो इसके बीच में जो ये यहाँ से लेकर इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। बट अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी क्या है, वो भी यही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा इसमें। एंड देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस से कम आता है, जैसे कि ये डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कम आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होता है या उसके बराबर हो सकता है, जैसा कि यहाँ है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये वाला पॉइंट, कि डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है डिस्टेंस के। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसमें ना हमें क्या करना है, ये पाथ दे रखा है, ए से बी कोई चला है और हमें डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है इसमें। तो डिस्टेंस की बात करते हैं। क्या डिस्टेंस, अगर आपको ये पूरा याद हो, अगर पूरा सर्कल ये घूम जाता तो क्या ये 2π और r होता, पर ये 2πr नहीं है, 2π का आधा है, यानी कि ये πr है। तो πr इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, पाई यानी कि 22/7 और r यानी कि 7। ये जो है त्रिज्या को हम r बोलते हैं, रेडियस को r बोलते हैं। तो 7 से 7 कट गया, आंसर आया 22 मीटर। तो 22 मीटर जो है इसकी डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, डिस्टेंस नहीं बोलूंगा लेंथ बोलूंगा, क्या यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ? हाँ। तो ये हो गया 7 मीटर और 7 मीटर इतना भी होगा, तो 7 और 7 ये हो गया 14 मीटर। तो 14 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, जबकि डिस्टेंस आ गई 22 मीटर। देन उसके बाद डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं इस वाले सवाल में, ये जो सवाल है 4 मीटर और 3 मीटर, तो डिस्टेंस तो साफ पता चल रहा है, डिस्टेंस जो है वो 4 और 3 7 मीटर है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करें, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये पाइथागोरस से मैं पता कर सकता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट से, तो ये आ जाएगा 16 और 9 अंडर रूट, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5
यानी ये आ गया 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर। इस तरह से इसको हम पता कर सकते हैं। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो मोशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं ना इक्वल टाइम में, जैसे 5 सेकंड में मैं 5 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में और 5 मीटर चला, तो ऐसे कर करके मैं इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, क्योंकि ये सीधा ग्राफ आता है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जांपल है क्लॉक हैंड्स मूवमेंट, यानी कि घड़ी की सुई जो घूमती है वो जितना घूमेगी वो उतने ही टाइम के अकॉर्डिंग ही घूमेगी। देन उसके बाद अर्थ का जो मूवमेंट होता है, यानी कि अर्थ अगर एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है तो 24 घंटे में ही करेगी, उसका चेंज नहीं होने वाला कि उसका टाइम चेंज हो जाए या फिर उसका डिस्टेंस चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही तय करने वाली है वो। Then अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? डिस्टेंस तो सेम रहेगी, मतलब अगर मान लो 5 मीटर चला तो 5 सेकंड में चला, फिर अगला 5 मीटर चला तो 3 सेकंड में चला, फिर अगला 5 मीटर चला तो 2 सेकंड में चला, फिर अगला 5 मीटर तो 1 सेकंड में, ऐसे कर करके ये मतलब डिस्टेंस तो इक्वल है जो कि 5 है, बट टाइम चेंज होता जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या तो हो सकता है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही हो, या तो हो सकता है टाइम के साथ साथ डिस्टेंस घट रही हो। एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करें तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड हो सकता है, डी एक्सेलरेटेड हो सकता है, यानी कि समय के साथ साथ हो सकता है या तो स्पीड बढ़ रही हो या तो स्पीड घट रही हो। अगर स्पीड बढ़ती है समय के साथ साथ एक्सेलरेटेड मोशन में नॉन यूनिफॉर्मली, तो इस तरह का ग्राफ बनता है, स्पीड बढ़ी फिर एकदम से बढ़ गई। डी एक्सेलरेटेड रिटार्डेड मोशन में स्पीड घटी फिर एकदम से घट गई। तो एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह ही होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जो डिस्टेंस हम मूव कर रहे थे ना, अगर उसमें मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, पर यूनिट टाइम से डिवाइड कर दूं, तो उसको मैं बोलूंगा स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीटर, डिस्टेंस मीटर में होती है, टाइम सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड, जिसको मीटर पर सेकंड -1 में भी दर्शाया जाता है, इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है। देन उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। अगर स्पीड की डायरेक्शन भी दे दूं मैं, यानी कि मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड, बट जब मैं ये बोल दूं 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे। अगर मैंने 5 मीटर पर सेकंड बोला था तो उसको बोलेंगे स्पीड। अगर मैं डायरेक्शन दे दूं तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट था बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो इसकी यूनिट भी हो गई मीटर पर सेकंड। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है। देन उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की होती है। अगर कोई वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज होने का मतलब हिसाब से चेंज हो रही है, हिसाब से मतलब पहले 5 थी फिर एंड में जाके 10 हो गई, और ये ना यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे मान लीजिए 5 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई, तो ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रही है ना, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को आप प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, उन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, तो ये हो जाएगा v एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसे फॉर्मूला मत लगाना, सिर्फ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी के लिए लगाना है फॉर्मूला। और ये जो वेलोसिटी है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद अगर स्पीड की यहाँ बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी भी डिस्टेंस है उसको प्लस कर दो और जितना भी टाइम है उससे डिवाइड कर दो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। यही स्पीड का फॉर्मूला भी है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड चेंज होते रहती है, सिंपल सी बात है, तभी तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज होते रहती है, वेरिएबल स्पीड होती है। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? आप ना ये सोच रहे होंगे इसके क्वेश्चंस मैं क्यों नहीं करवा रहा, तो क्वेश्चन PYQ करवाने के टाइम करवाऊंगा, और आप अगर कमेंट करके मेरे को बोलेंगे तो उसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर भी बना दूंगा। तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है।
अगर पहले वेलोसिटी u थी, इनिशियल में u थी और फाइनल में v हो गई, तो चेंज कितना हुआ, v माइनस u। v से u से v गया ना, तो v माइनस u चेंज हुआ। यानी मान लीजिए पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन बाद में हो गई 10 मीटर पर सेकंड, तो इसमें बदलाव कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, तो ये हुआ 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो ऐसे करके हम चेंज निकालते हैं। चेंज कैसे निकालते हैं, v माइनस यू कर करके हम चेंज निकालते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। अगर v जो है ज्यादा होगा u से तो a पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे v जो है 10 है जबकि u 5 है, तो v ज्यादा है u से, तो इसीलिए इसको जब हमने माइनस करा 10 माइनस 5 करा 5, और टाइम तो हमेशा नीचे पॉजिटिव में होता है। यानी मान लीजिए ये 5 सेकंड में हो रहा है, तो 5/5 यानी 1, तो ये जो आंसर आएगा ये पॉजिटिव में आएगा। यानी v अगर u से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये डी एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन मतलब डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घट रही है तो उसको हम बोलेंगे रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ साथ। और इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो एक्सेलरेशन जैसी ही होती है। अब इसके बाद ना एक टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ग्राफ। ग्राफ आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही ग्राफ है, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसको बोलते हैं एसटी ग्राफ। उसमें 3 कंडीशन आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट में कैसा ग्राफ बनता है। ये तीनों ग्राफ आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। उसमें हमारे पास 5 ग्राफ आएंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड। अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड याद हो जाएगा तो अपने आप ही यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड वाला भी याद हो जाएगा। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें 3 तरह के ग्राफ है, एक तो रेस्ट में कि ये चीज रेस्ट में कैसे होती है, और एक है यूनिफॉर्म मोशन में और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो जब कोई चीज रेस्ट में होती है तो उसकी पोजीशन सेम रहेगी, यानी कि S1 अगर पहले पोजीशन थी तो बाद में अगर S2 भी हो गई तो दोनों सेम पोजीशन है, यानी कि S1 और S2 जो है वो बराबर है, बराबर पोजीशन है। और टाइम जो है वो T1 से T2 हो गया। टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, यानी कि जो S2 और S1 है उसमें दोनों में अंतर जो बताएंगे वो है S2 और S1 बराबर है। इसीलिए अगर मान लो ये भी 5 है और ये भी 5 है तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, और T2 माइनस T1 जो नीचे है, मतलब एनी 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है। तो V बराबर 0 आया, रेस्ट आया, इसीलिए रेस्ट में ऐसा ग्राफ बनता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ ना डिस्टेंस बढ़ते जाती है। यानी कि अगर मैं 5 मीटर चला 5 सेकंड में, तो अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर चलूंगा, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर चलूंगा। यानी कि जितना टाइम बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से मैं दूरी बढ़ाते जा रहा हूं। तो इसीलिए इसका ग्राफ सीधा ऐसा बना है। V बराबर ST का फॉर्मूला लगने वाला है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अरे भाई टाइम तो अनइक्वल है, जैसे कि मैंने समझाया था नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाते समय, टाइम अनइक्वल है बट डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, या फिर डिस्टेंस इस तरह बढ़ता जा रहा है, या तो डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो 2 ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के ग्राफ है। अब चलिए अब हम देखते हैं वीटी ग्राफ को, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 5 ग्राफ होते हैं और ये सारे के सारे मैंने एक ही स्लाइड में ला दिए हैं। तो पहला ग्राफ ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी जो है सेम हो रही होती है, एक समान गति होती है। तो इसमें v1 और v2 बराबर होता है, और एक्सेलरेशन जो है v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1 होता है। तो v2 और v1 दोनों बराबर है तो ये 0 आ जाता है, तो एक्सेलरेशन इसका 0 आ जाता है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है ना, कभी भी अगर वीटी ग्राफ दे रखा और उससे डिस्टेंस निकालने के लिए बोले या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोले, तो आपको क्या करना है ना, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसको निकाल देना। जैसे ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ए बी मल्टीप्लाई बी डी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया तो इसका एरिया आ गया, और ये जो एरिया आएगा ना ये मीटर में आएगा, और ये डिस्टेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ग्राफ कैसा होता है, तो वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ बढ़ते जाती है।
जैसे अगर टाइम 5 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, फिर टाइम 5 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई। यानी वेलोसिटी जो है वो हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि टाइम के साथ साथ जितना टाइम बढ़ रहा है उतना वेलोसिटी भी उसके साथ बढ़ते जा रही है। तो इसमें सीधा ग्राफ बनेगा ऐसा वाला। इसमें क्या होता है, इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है इक्वल टाइम में। अब यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ये ऊपर लाइन जा रही थी, इसमें नीचे आ रही होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में क्या होता है, वेलोसिटी तो बढ़ती है लेकिन टाइम के हिसाब से नहीं बढ़ती। जैसे टाइम अगर 5 सेकंड बढ़ा तो अगर पहली बार वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर जब अगली बार टाइम 5 सेकंड बढ़ेगा तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, यानी यूनिफॉर्म तरीके से नहीं बढ़ रही है। अगर टाइम 5 सेकंड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी अब 5 नहीं बढ़ रही है, कभी कम बढ़ रही है कभी ज्यादा बढ़ रही है वेलोसिटी। पहले मान लीजिए पहले 5 से 10 हुई, फिर 10 से एकदम से 20 हो गई, फिर 20 से एकदम से 40 हो गई, तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के वो हिसाब से नहीं बढ़ रही है, यानी कि अपने मर्जी से बढ़ते चले जा रही है। तो वो एक समान गति नहीं है, यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना। तो ये v1 था, फिर v2 हुआ, फिर v3, तो टाइम के हिसाब से बढ़ने, तो एक्सेलरेशन जो है दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग बढ़ते जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा ग्राफ बनता है, ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, नीचे की तरफ झुक जाता है बस। तो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो 3 होती है और इन तीनों को हम ना डिराइव करेंगे एक एक करके और वहीं से हम इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सारी की सारी आपको याद रखनी है। v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो s होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये तीसरे जो होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। उससे पहले आपको ये समझना है कि ये तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यानी कि फिक्स यानी एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, वो इक्वेशन में चेंज नहीं होगा, वो सवाल में चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो चलिए इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। हम पता है जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, आपको मेरे साथ साथ लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम ए से दिखाते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, देखिए बाद में u था, चेंज यानी कि फाइनल में क्या था और इनिशियल में क्या था। चेंज यानी v, फाइनल में v था और शुरू में u था, माइनस u अपॉन में टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक t टाइम लगा इतने में, तो ये है t। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें t इधर जाएगा तो ये हो जाएगा at और ये हो जाएगा v माइनस यू। तो अब ये इधर ले लूंगा अगर मैं, मान लीजिए v माइनस यू और ये बराबर at हो गया, तो ये हो जाएगा v, ये माइनस में u है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। ये होगी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ग्राफ सेम रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ सेम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें पता है कि जो एरिया अंडर वीटी कर्व होता है, वीटी कर्व के अंदर, ये वीटी कर्व है, इसके अंदर जितना भी एरिया घेरा होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया अंडर वीटी कर्व। तो वीटी कर्व में जो भी एरिया है, यानी इस पूरे एरिया को ये प्लस ये, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें तो OADC का एरिया ऑफ OADC जो कि एक रेक्टेंगल है, प्लस में एरिया ऑफ ABD का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो OADC का एरिया कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे OADC यानी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गया, तो OA मल्टीप्लाई AD, ये तो इतना हो गया, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, जो ABD वाले ट्रायंगल है उसका एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू में बेस कितना है, बेस है AD दे रखा है, इंटू में हाइट कितना है, ये वाली हाइट है BD
इनटू में बी डी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखते हैं ओ ए क्या है, तो ध्यान से देखो जो ओ ए है वो यू के बराबर तो नहीं है, हाँ तो वो यू के बराबर है। और ए डी कितना है, ए डी वो जो है वो टाइम है, इतना टाइम है टी, तो इसमें टी आ जाएगा प्लस में हाफ। और यहाँ पे ए डी क्या है, ए डी वो भी टी के बराबर है। फिर उसके बाद बी डी क्या है, जो बी डी है, बी डी ये है, बी डी वी माइनस यू है। ध्यान से देखो ये पूरा v इतना u, तो इतना क्या हो जाएगा, ये में से ये माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो मेरा इतना आ जाएगा, यानी v माइनस यू। तो बी डी की जगह मैंने लिख दिया v माइनस यू, ठीक है। तो u इंटू टी हो गया यू टी प्लस हाफ टी और v माइनस यू ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है a बराबर v माइनस यू बटे टी होता है। तो t क्या आएगा यहाँ पे t क्या आएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे v माइनस यू जो है ऐसे कर सकते हैं, t को उधर कर देंगे तो at बराबर v माइनस यू हो जाएगा। तो v माइनस यू की जगह क्या मैं at लिख सकता हूँ, तो एक बार लिख के देखता हूँ। ut ये तो ut है प्लस में हाफ t मल्टीप्लाई में v माइनस यू की जगह मैं at लिख के देखता हूँ, at। तो at को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार t है तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये इक्वेशन इस तरह से डिराइव होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको डिराइव करेंगे। इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं ना, दोनों जो है इसको, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ये, तो ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया अंडर, मतलब ये तो बिल्कुल सेकंड इक्वेशन की तरह है शुरू में, पर आगे जाके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखना। एरिया अंडर वीटी कर्व ये लिखा मैंने। तो वीटी कर्व जो है वो किसका एरिया है, वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम क्या है, ओ ए बी सी। ट्रेपीजियम क्या है, ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता हो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो इस वाली और इस वाली लेंथ को प्लस कर देते हैं और मल्टीप्लाई में ये कर देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रेपीजियम है, जैसे ये एक ट्रेपीजियम है, अगर ये एक ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ये जो आमने सामने की भुजा है, आमने सामने का जो साइड है उसको प्लस कर देते हैं, आमने सामने के साइड को हम प्लस कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी हाइट से, जो इसके बीच में हाइट है या डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रूल को अप्लाई करें तो क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, मतलब ये गाड़ी का मुंह इस तरफ है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये वाली और ये वाली जो है आमने सामने की साइड हो जाएगी। तो क्या मैं OA प्लस BC लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा OA प्लस BC, यानी जो आमने सामने वाली भुजा है OA और BC, ये साइड्स को मैंने प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने इसकी हाइट से, इसके बीच की डिस्टेंस से। तो इसकी बीच की डिस्टेंस क्या है, AD और अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो OA क्या है, ध्यान से देखो, OA जो है वो U के बराबर है, प्लस में BC क्या है, BC जो है वो V के बराबर है, V ब्रैकेट में बंद कर दिया, और AD जो है वो T के बराबर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और बटे में 2। अब ध्यान से देखो फिर से, A बराबर V माइनस यू बटे टी होता है, तो T बराबर क्या होगा, V माइनस यू बटे ए हो जाएगा, है ना। तो इस T की जगह हम V माइनस यू बटे ए लिख देते हैं। तो U प्लस V लिखा, और इसमें इस T की जगह मैंने V माइनस यू लिखा और नीचे A लिखा, V माइनस यू बटे ए लिखा, और ये 2 नीचे है ही, और ये S तो चल ही रहा है यहाँ पे साइड में, डिस्प्लेसमेंट यानी S होता है। इस इक्वेशन में जो भी S है ना वो सब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। कभी भी डिस्टेंस मत समझ लेना उसको, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आया S बराबर, अब ये देखो ये फॉर्मूला है, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला याद है क्या, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब बोलोगे हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स कहाँ से आई, अरे फिजिक्स पढ़ रहे हो तभी तो इसमें मैथ्स आ रही है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है A प्लस बी और A माइनस बी बराबर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये V माइनस यू है,
क्या u प्लस वी को मैं v प्लस यू नहीं लिख सकता? इसको मैं v प्लस यू भी तो लिख सकता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर मैं माइनस यू और v कर दूं, यानी कि अगर मैं माइनस यू प्लस वी कर दूं, तब मेरा फॉर्मूला कोई अप्लाई नहीं होगा, तब दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूं ना, a माइनस बी कर रखा है तो a प्लस बी भी कर देता हूं। तो अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2a तो नीचे है ही। अब ये 2a इधर जाएगा तो ये 2as हो जाएगा, और ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। यू स्क्वायर इधर आएगा प्लस में, तो ये 2as प्लस में यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर हो जाएगा। और यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ गई। एक सिंगल ग्राफ है जिसमें सारी की सारी इक्वेशन डिराइव हो जा रही है। आपको सारी इक्वेशन याद रखनी है। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, a जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और t जो है टाइम इंटरवल है यानी टाइम है, और s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है s। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं अलग से लिख देता हूं मैं रेड मार्कर से। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, तो सवाल में फंस जाओगे। लास्ट टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्टकट में इसे यूसीएम भी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी ना सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, और उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म होती है। यानी अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होती है, कांस्टेंट यानी कि फिक्स। फॉर एग्जांपल अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी स्पीड, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, स्पीड तो सेम होगी पर वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर मान लो कोई ये जो है ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होती है इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं इसको हम ऐसे। अगर यहाँ पे पार्टिकल है तो इस तरफ डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे है तो इस तरफ होगी, यहाँ पे तो इस तरफ होगी। मतलब जो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि 5 मीटर पर सेकंड ही है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर दोनों में से एक भी चीज, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन स्पीड की, दोनों में से एक भी चीज चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो मोशन है वो एक्सेलरेशन गेन कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वेलोसिटी डिफरेंट तो है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी है, और यूसीएम बोलते हैं इसको हम। और इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बेशक मैग्नीट्यूड सेम है, 5 मीटर पर सेकंड है, बट इसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसीलिए उसने एक्सेलरेशन गेन किया हुआ है, उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। इसमें v का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये पूरा घुमा तो ये 2πr हो जाएगा, और अपॉन में टाइम, मान लीजिए t टाइम लगा, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें जो वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला होगा 2πr/t, स्पीड का फॉर्मूला होगा 2πr/t। अगर वो वहां से घूम के वहीं पे आ जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। बट यहाँ पे वो वाली मैटर उसकी बात ही नहीं कर रहे, ये पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो वो है 2πr/t। 2πr जो है इसकी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक चला 2πr, और टाइम जो है इसमें पूरा जो है t टाइम लगा। अब देखते हैं इसके p/q। 2024 का जो पहला सवाल है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल यानी जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कौन से वाले पाथ में होगा, स्ट्रेट पाथ। नीचे से चलते हैं ऑप्शन में बी और सी, चलिए पहले इसको छोड़ते हैं। सर्कुलर पाथ में ऐसा होगा क्या, अगर हम सर्कुलर पाथ में चलते जा रहे हैं तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूँ क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ से यहाँ घूम गया, लेकिन डिस्टेंस तो 2πr है, बट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, ये बढ़ थोड़ी जा रही है, तो और कम हो जा रही है। तो सर्कुलर पाथ इसका आंसर नहीं है। जिगजैग पाथ में ऐसा होता है, जिगजैग पाथ यानी ऐसे ऐसे पाथ में ऐसा होता है क्या कि मैं ऐसे घूमा तो जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो कम है ना इसमें, और डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है, इसमें कोई नहीं। अगर स्ट्रेट पाथ की बात करें, मैं यहाँ से चलना शुरू किया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही है, हाँ
तो ये वाला आंसर इसका स्ट्रेट पाथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर लिखा है ना स्पीड विल नॉट कांस्टेंट, तो ये तो गलत है पहली बात। एक्सेलरेशन विल कांस्टेंट, अभी देखते हैं। स्पीड विल जीरो, स्पीड जीरो होगी। स्पीड अगर जीरो होगी तो वो चीज तो रुकी हुई है ना, रुकी हुई चीज है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो मोशन कैसे हुई है बताओ मेरे को। तो स्पीड विल जीरो, ये भी आंसर नहीं है। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, स्पीड विल कांस्टेंट या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो आप एक काम कीजिए, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट होता है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो या ना हो जरूरी नहीं होता। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और कोई एक और चीज चल रही है पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, तो उसे मैं बोलूंगा -5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अलग है, स्पीड सेम है। तो वेलोसिटी तो अलग हो सकती है, स्पीड सेम है। तो इसका आंसर जो है एक्सेलरेशन विल कांस्टेंट होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है फॉर हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग यानी हम ना एक काम करते हैं, जो जो इन्होंने दे रखा है और जो जो पूछा वो लिख लेते हैं, इससे ना हमारा सवाल सोल्व करने का तरीका आसान हो जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यानी इन्होंने टाइम पूछा है कहीं ना कहीं हमसे। अब फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो F कितना दे रखा है 100 न्यूटन, एक्ट्स ऑन अ रेस्टिंग बॉडी। रेस्टिंग बॉडी यानी कि U बराबर 0 है, शुरू में 0 था, ये रेस्टिंग बॉडी शुरू में 0 है ना। 20 kg, 20 kg यानी कि मास हमें दे रखा है, M बराबर दे रखा है 20 kg, सो दैट इट एक्वायर्स, ताकि ये एक्वायर कर ले वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड को, ताकि इसकी v जो है वो 100 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो हमें यहाँ पे टाइम पता लगाना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम पता लगाने के लिए, क्या आपको ये याद है v बराबर u प्लस at। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब मुझे ये कैसे पता चला, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखिए F बराबर ma होता है, और a क्या हो जाएगा F बटे m हो जाएगा। a जो है इधर से m नीचे चला जाएगा तो F बटे m हो जाएगा। F कितना दे रखा है इन्होंने 100 न्यूटन, जबकि m कितना दे रखा है इन्होंने 20 kg। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो a है ना ये कांस्टेंट है। ये इसलिए पता चला मेरे को क्योंकि देखिए ये जब वेलोसिटी चेंज हो रही है बट कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रही है। सीधी सी बात है, आपके सिलेबस में जो भी सवाल आएगा ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही आएगा, वो कोई बाहर से सवाल नहीं देने वाले। अगर सवाल में ध्यान से सुनो, अगर सवाल में इन्होंने ये नहीं बोला कि कांस्टेंट मोशन हो रहा है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं, तो आप मान के चलना कि कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। देन उसके बाद a जो है 5 आया है, यहाँ से हमें t पता करना है। तो v बराबर 100 है और u बराबर 0 है, प्लस में a जो है वो मुझे 5 दे रखा है और t मुझे पता करना है। तो ये आ जाएगा 100 बराबर 5t, 5t बराबर 100 आ गया, तो t बराबर आ जाएगा 100/5, ये आ गया 20 सेकेंड। तो टाइम आ गया 20 सेकेंड, 20 सेकेंड इसका टाइम आएगा। तो इसका आंसर 20 सेकेंड है। तो हम लिखेंगे आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड इट एक्वायर्स 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ये लिख देंगे। और इतना जब हम लिख देंगे, ये सब सॉल्व कर देंगे, तो हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसको जो है साइड में करके दिखाना है। अब देखते हैं 2023 का सवाल। तो 2023 का पहला सवाल है ट्रू रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग क्या सच है? तो एक बार इसको ना ऐसा करते हैं, नीचे से ऑप्शंस में चलते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। ये किसने बोला? जीरो हो तो सकता है, जब कोई चीज घूम के वहीं पे आ जाए वापस तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, सिंपल। तो ये आंसर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होती है पर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, गलत। डायरेक्शन भी होता है भाई डिस्प्लेसमेंट का, अभी तो पढ़ के आए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज हायर देन डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हायर होता है डिस्टेंस से। क्या ये जरूरी है? जरूरी क्या? ऐसा होता ही नहीं। पहली बात तो या तो वो इसके इक्वल होता है, हमने तो ये पढ़ा है ना, हमने तो ये पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है लेस देन इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ये पढ़ा है। हायर कहाँ से? हायर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस भी होता है। हाँ, यही आंसर है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है।
अगला क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है। इसमें ना आपको डिफरेंस बताना है, सब में डिफरेंस नहीं बताना, कोई से भी 2 में, या तो इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी भी 2 का डिफरेंस बताना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में डिफरेंस हम देख चुके हैं लेक्चर के दौरान। आप वीडियो को पीछे कर लीजिए और वहां पे जाकर के इसके डिफरेंस को नोट कर लीजिए। देन उसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इसका डिफरेंस मैंने कराया है, उसको भी जाकर के नोट कर लीजिए। स्केलर में बता देना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, और दोनों के एग्जांपल्स भी दे देना। देन उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में जो अंतर है वो भी मैंने पीछे लेक्चर में बताया हुआ है। तो आप इन तीनों को जाकर के पीछे चेक कर सकते हैं। तो इसको दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं, आप वीडियो में पीछे जाइए और उसको चेक कर लीजिए कि कैसे इसका आंसर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 200 मीटर एक लॉन्ग ट्रैक है, कोई ट्रैक है सर्कुलर है और 200 मीटर है, ये पूरा का पूरा 200 मीटर है। तो आपको ना ये बताना है, अगर इस बंदे ने 4 राउंड कंप्लीट कर लिया, यानी 1 2 3 4 बार घूम गया, तो इसकी डिस्टेंस क्या आएगी? डिस्टेंस तो आएगी 200 × 4, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी वो आपको बताना है। तो इसका आंसर ना आपको ना कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर बहुत आसान है, आप निकाल लेंगे, कमेंट करना है इसका आंसर। देन उसके बाद इसी में और करके सवाल आया था, 20 मीटर पर सेकंड से v बराबर 20 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है और टाइम कितना दे रखा है? 25 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है? 25 सेकंड। तो हमें एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन बराबर v/t। तो v कितना है? 20 और टाइम कितना है? 25। तो ये आ जाएगा 4, ये 5 आ जाएगा, ये 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। अब 15 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल पता करना है, तो टाइम कितना दे रखा है? 15 सेकंड। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही डिस्टेंस बटे टाइम होता है, पर यहाँ पे वेलोसिटी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तो v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है इन्होंने? डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस बराबर t इधर चला जाएगा, v × t आ जाएगा। v कितना है? v है 20 और टाइम कितना है? 15। तो 15 को 20 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 300 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया 300 मीटर। तो अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है तो आप कल लाइव में आ सकते हैं 8 बजे, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।